नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग पॉलिटी के अंदर पढ़ रहे थे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद में क्वेश्चन आता है, वो प्रमुख क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा के मेंबर हों, अब राज्यसभा के मेंबर हों तो वो अविश्वास प्रस्ताव जब उन पर लाया जाएगा तो अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो वो 50 होनी चाहिए। यानी कि सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसको प्रस्तुत करने के लिए 50 सदस्य होने चाहिए लोकसभा के। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 50 सदस्य होने चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। यानी कि राज्यसभा का कोई सदस्य है, उसे अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो वो बनाया जा सकता है, जैसे कि मनमोहन सिंह को बनाया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के द्वारा क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी और जो मंत्री परिषद बनेगा उसका आकार क्या होगा? तो 15% से ज़्यादा नहीं होगा, लोकसभा के सदस्यों से, संसद के सदस्यों से ज़्यादा नहीं होगा। और उत्तरदायित्व तो उसका क्या होगा? यानी कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 75 के द्वारा। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कब लागू किया गया? तो 2003 में 51वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या। ये कितना है? 51वां संविधान संशोधन। तो संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो इसका आंसर है 6 माह के लिए केंद्रीय मंत्री रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257। तो अनुच्छेद 257 में क्या कहा हुआ है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तो सभी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मतलब कि संघ की शक्ति पर कोई असर नहीं होनी चाहिए। ये अनुच्छेद लिखा गया है 257 में। तो लाभ का पद क्या होता है? तो लाभ के पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। कि लाभ के पद कौन कौन से हैं, इसका निर्धारण कौन करता है? संसद और विधानमंडल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री
तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो जो कैबिनेट पहले गृह मंत्री थे और बाद में रक्षा मंत्री बने कैलाश नाथ काटजू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो षणमुखम शेट्टी थे। प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो षणमुखम शेट्टी थे। और नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री कौन थे जो बाद में रक्षा मंत्री बने? तो कैलाश नाथ काटजू। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, उनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह। ये अपना चरण संसद में नहीं रख पाए। ये सरकार तो बना लिए लेकिन विश्वास प्रस्ताव पारित करना था, बहुमत साबित करना था। वो तो बहुमत साबित करने सभी लोग पहुंच गए लेकिन ये पहुंचे ही नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 252(3) में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो श्वेत पत्र क्या होता है? तब भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज को श्वेत पत्र कहा जाता है। तो श्वेत पत्र क्या हुआ? तो भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज होता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो स्वामी गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पे आधारित था संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है? तो हम लोग देख लेंगे। पहले मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद क्या होता है? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री को मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहा जाता है। और कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है? तो इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में है कि संवैधानिक निकाय है। मंत्रिपरिषद जो है संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में कहा गया है। और मंत्रिमंडल में है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 252 में मंत्री मंडल शब्द जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। तो संविधान के मूल पाठ में मंत्रिमंडल नहीं था। जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 252 में 352 में जोड़ा गया है। तो मंत्रिपरिषद संवैधानिक निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल शब्द जो है 44वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया है 1978 में अनुच्छेद 352 में। और संविधान के मूल पाठ में मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। तो मंत्रिपरिषद में क्या है कि सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। तो व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल के बारे में है कि मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है। मतलब मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो मंत्रिमंडल करता है। और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। यानी मंत्रिपरिषद से ज़्यादा वैल्यू मंत्रिमंडल का हो गया, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री भी होते हैं। चौथा पॉइंट है मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। यानी कि मंत्रिमंडल जो निर्णय लेगा उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगा। तो नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद में निर्देश देता है मंत्रिपरिषद को, तथा निर्णयों के क्रियान्वयन को निगरानी भी करता है। तो मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।